नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम डिस्कशन करेंगे पॉलिटिकल साइंस अर्थात सिविक्स से संबंधित टॉप 20 MCQs। चलिए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। अरस्तू के अनुसार राज्य है, राज्य कैसा है? अरस्तू के अनुसार परिवार का एक व्यापक रूप है, नैतिक और प्राकृतिक संस्था है, जनता के मध्य समझौते का परिणाम है, जनता और शासक के बीच समझौते का परिणाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, नैतिक और प्राकृतिक संस्था। जितने भी आदर्शवादी विचारक हैं दोस्तों, वो क्या मानते हैं? आदर्शवादी विचारक राज्य को नैतिक और प्राकृतिक संस्था या स्वाभाविक संस्था मानते हैं। जैसे कि अरस्तू हो गए, प्लेटो हो गए, रूसो भी राज्य को प्राकृतिक संस्था के रूप में देखते हैं। और अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, जनता के मध्य समझौते का परिणाम, तो इसमें आपका हॉब्स आ जाएगा, लॉक आ जाएंगे, रूसो भी आ जाते हैं। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, नैतिक और प्राकृतिक संस्था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्वितत्वीय सिद्धांत, द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? मैस्लो के द्वारा, मैकग्रेगर के द्वारा, या आर्लिंकर्ट, या हर्जबर्ग? तो सही जवाब हो जाएगा हर्जबर्ग साहब ने द्वितत्वीय सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मूने के अनुसार स्टाफ कार्य के 3 पक्ष कौन से हैं? अर्थात ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है कि जो स्टाफ होता है उसके 3 पक्ष कौन कौन से होते हैं? सूचनात्मक, परामर्शकारी, पर्यवेक्षणात्मक, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। वो सूचना भी प्रदान करते हैं और सजेशन यानी परामर्श भी देते हैं और पर्यवेक्षण के रूप में भी कार्य करते हैं। तो ऐसा मूने का मानना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। मार्टिन कैप्लान ने अंतर्राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था के निम्न में से किस प्रतिमान की कल्पना नहीं की थी? क्योंकि जो मार्टिन कैप्लान साहब थे, उन्होंने जो अपनी हाइपोथेसिस दी थी उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो शक्ति संतुलन की व्यवस्था की बात की थी, उत्तर परमाणु युद्ध मॉडल की बात की थी, शिथिल 2 ध्रुवीय व्यवस्था की बात की थी, दृढ़ 2 ध्रुवीय व्यवस्था की बात की थी। तो सही जवाब हो जाएगा बी। इन्होंने उत्तर परमाणु मॉडल जो युद्ध था, अर्थात परमाणु युद्ध मॉडल जो था, उसकी बात इन्होंने नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह किसने कहा है कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं बल्कि अनिवार्य है? यानी अधिक से अधिक अगर आप लोगों को समान बनाते हैं तो स्वतंत्रता के लिए फायदेमंद होगा, घातक नहीं होगा। ऑप्शन है आपके लास्की, RS टॉनी, RH सोल्टाउ, या GDH कोल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा RS टॉनी, क्योंकि RS टॉनी ही 20वीं शताब्दी में समानता के घोर समर्थक माने जाते हैं। कौन सी शताब्दी में दोस्तों? 20वीं शताब्दी में इनको माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। समानता स्वतंत्रता की तरह एक ही चीज नहीं है। मैं लॉर्ड एक्टन के इस कथन से सहमत नहीं हूं। समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। ऐसा किसने कहा कि अगर आप बार बार लोगों को समान बनाने की चेष्टा करेंगे तो लोगों की स्वतंत्रता का हनन कर देंगे, अर्थात वो व्यस्त हो जाएगा। तो ऐसा मैजिनी साहब ने कहा है, या लास्की ने, या वॉल्टेयर ने, या जॉन मिल्टन ने? तो सही जवाब हो जाएगा लास्की महोदय ने ऐसा कहा है, और ये लॉर्ड एक्टन के स्टेटमेंट से समर्थन नहीं करते हैं, अर्थात उनके विरोध में रहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्वतंत्रता और समानता विरोधी हैं, स्वतंत्रता और समानता पूरक हैं, स्वतंत्रता और समानता असंगत हैं, स्वतंत्रता और सत्ता विरोधी है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, क्योंकि स्वतंत्रता और समानता दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। यानी जहाँ पे स्वतंत्रता होगी वहाँ समानता की कल्पना होनी चाहिए, और जहाँ समानता की हम बात करेंगे वहाँ स्वतंत्रता की भी बात होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हेनरी डेविड thoreau का विश्वास था कि राज्य की आज्ञा को सदैव मानना चाहिए, राज्य के आदेश में संप्रभुता और नैतिकता का समावेश होना चाहिए, अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश से ऊपर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, कि जो आपके अंतरात्मा की आवाज़ होती है वो राज्य के आदेश से भी ऊपर होती है, जो आपको सही और गलत में पहचान कराती है। और यही सब कारण थे जिसकी वजह से महात्मा गांधी डेविड thoreau के विचार से बहुत अधिक प्रभावित थे। आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी किससे प्रभावित थे या किन किन लोगों से, तो उसमें डेविड thoreau का नाम भी आता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। तीसरी दुनिया से तात्पर्य है, किसे हम तीसरी दुनिया कहते हैं? तेल उत्पादक अरब राष्ट्र, पूर्वी यूरोप के देश, अफ्रीकी देश, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश जो पहले गुलाम थे।
तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, इसी किससे संबंधित थर्ड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये थर्ड वर्ल्ड नाम किसने दिया, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड सोवी। अल्फ्रेड सोवी साहब एक विचारक थे जिन्होंने तीसरी दुनिया शब्द सबसे पहले दिया। और अगर मैं कोल्ड वार शब्द की बात करूं कि कोल्ड वार शब्द किसने दिया, अर्थात शीत युद्ध, तो इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बर्नार्ड बरूच। कौन हो जाएंगे, बर्नार्ड बरूच, इन्होंने कोल्ड वार शब्द को दिया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। परमाणु अप्रसार संधि अस्तित्व में आई थी, यानी कि NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, 1968, 1970, 1962, 1972। तो सही जवाब हो जाएगा 1968। जब यह संधि बनाई गई थी तो 1967 में यह संधि बनाई गई थी, लेकिन ये जो इनेक्ट होती है यानी व्यवहार में जब आती है तो 1968 में ये अप्लाई हो जाती है। और इसके तहत 5 देशों को परमाणु संपन्न देश कहा जाता है, जिसको P5 के रूप में जानते हैं, यानी कि पावर 5 के रूप में जानते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य हैं, जिसमें आपका USA आएगा, फ्रांस आएगा, रूस आएगा, चाइना आएगा और ब्रिटेन आएगा। तो ये 5 देश हैं जिनको 1967 से संबंधित संधि में परमाणु संपन्न देशों की संज्ञा दी जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अभी मैंने कुछ ही समय पहले इसका आंसर बताया है, बर्नार्ड बरूच, मॉर्गेनथाउ, प्रोफेसर लिपमैन, जॉर्ज कैनन। तो सही जवाब हो जाएगा बर्नार्ड बरूच। और तीसरी दुनिया शब्द किसने प्रयोग किया, तो मैंने वो भी बताया था, अल्फ्रेड सोवी साहब। किसने? अल्फ्रेड सोवी साहब ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजनीतिक कृतज्ञता यानी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का सिद्धांत किसने दिया है? मार्क्स ने, J.S. मिल ने, बोसांके ने, T.H. ग्रीन ने। तो सही जवाब हो जाएगा T.H. ग्रीन। इन्होंने पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का सिद्धांत दिया है। ऑब्लिगेशन का मतलब हो जाएगा कि राजनीति के प्रति आपके कुछ उत्तरदायित्व भी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। शीत युद्ध के अंत का प्रमुख परिणाम क्या था? समाजवाद का सुदृढ़ होना, साम्यवादी देशों की शक्ति में वृद्धि, बाजार अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता और चीन में साम्यवाद का अवसान। तो देखिए सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, बाजार अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता बढ़ने लगती है और इसीलिए 1991 में जब शीत युद्ध का अंत होता है रसिया के विघटन के साथ, तो यह कहा जाता है कि अब जो है कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो है कि आपका लिबरलाइजेशन अर्थात LPG का ये कॉन्सेप्ट होता है कि उदारवाद, निजीकरण और भूमंडलीकरण का कॉन्सेप्ट आने लगता है। तो शीत युद्ध के अंत के बाद बाजार अर्थव्यवस्था अर्थात ओपन इकोनॉमी की डिमांड या लोकप्रियता में वृद्धि होने लगती है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना उक्ति का प्रयोग किया था? मिल, ग्रीन, हॉब्स, हीगल। तो सही जवाब हो जाएगा ग्रीन। T.H. ग्रीन साहब ने कहा था कि राज्य का जो प्रमुख कार्य है कि जो व्यक्ति के जीवन में जो बाधाएं आती हैं उनको बाधित करना, जैसे गरीबी दूर करना, अशिक्षा दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, मद्यपान को रोकना, ये सभी जो जीवन को जीने में बाधाएं पैदा होती हैं, इन्हीं बाधाओं को रोकना ही राज्य का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आदर्शवाद है राज्य के समर्थक, राज्य के विरुद्ध, राज्य और व्यक्ति के समर्थक, व्यक्ति का समर्थक। तो सही जवाब हो जाएगा राज्य का समर्थक। और इसमें जो प्रमुख विचारक आते हैं आपके, पहले आते हैं अरस्तु और दूसरे हो जाएंगे आपके प्लेटो। और ये दोनों ही प्रमुख विचारक हैं जो राज्य को प्राकृतिक या स्वाभाविक संस्था के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने कितनी बताई है? 1900 व्यक्ति, 5040 व्यक्ति, 10,000 व्यक्ति, 1 लाख व्यक्ति। तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 5040 व्यक्ति प्लेटो ने आदर्श संख्या बताई है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कौन सा एक गांधी जी के सत्याग्रह का साधन नहीं था? असहयोग करना, सविनावज्ञा, उपवास व सामाजिक बहिष्कार, हिंसक कार्य। तो बहुत आसान प्रश्न है। हिंसक कार्य में गांधी जी ने कभी भी विश्वास नहीं किया था। उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर आपका साध्य पवित्र होगा और साधन पवित्र होगा तभी जो है कि आपके साध्य को महत्व दिया जाएगा। मतलब वो अपने साध्य या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन की पवित्रता पर भी बल देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं।
प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, महात्मा गांधी के द्वारा ही प्रन्यास सिद्धांत या न्यास सिद्धांत या ट्रस्टीशिप थ्योरी दी गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह किसका कथन है? कुछ व्यक्ति शासन करें तथा अन्य व्यक्ति शासित हों, यह न केवल अनिवार्य व्यवस्था है बल्कि लाभप्रद भी है। अपने जन्म के समय से ही कुछ व्यक्ति पराधीनता के लिए नियत होते हैं व अन्य व्यक्ति शासन करने के लिए नियत होते हैं। ऐसा हॉब्स ने कहा है या बोंदा ने या बेंथम ने या अरस्तु ने? तो सही जवाब हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु ने ही कहा था कि कुछ व्यक्ति राजा बनने के लिए पैदा होते हैं, शासन करने के लिए, और कुछ व्यक्ति प्रजा अर्थात जनता अर्थात शासित होने के लिए पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादियों को तामस पुत्र और आदर्शवादियों को प्रकाश पुत्र की संज्ञा किसने दी है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मार्गेनथाउ, पामर पार्किंस, नाइबहर या स्प्राउट? तो सही जवाब हो जाएगा नाइबर, क्योंकि इन्होंने ही तामस पुत्र का मतलब अंधकार का पुत्र और आदर्शवादियों को प्रकाश पुत्र जो शांति और सहयोग की बात करते हैं। चलिए हम ये आपके थे दोस्तों टॉप 20 MCQs जो है कि पॉलिटिकल साइंस अर्थात सिविक्स से रिलेटेड, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इसी तरीके के अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से ये चीज़ें देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।